अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह, एक नई सोच और नए वलवरे जोश और जज्बे के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद और खुश रहें। और वैसे भी कल परसों ईद है और मुझे लगता है कि सब लोग बिजी होंगे इस वक्त, तो पता नहीं हमें देख रहे होंगे या नहीं। चांद रात है एग्जैक्टली, और परसों ईद है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो जानवर ले लिया होगा, उनके साथ लगे होंगे उनको घुमाने फिराने में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग इस वक्त हमारे साथ एंगेज होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जो लोग एंगेज है उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो सोशल स्टोरीज से हम अपनी आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, फिर उस पर बात करेंगे। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the wealth. क्या बात है जी। जो हमने डेलीगेशन भेजा था बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, वो डेलीगेशन कहीं ना कहीं पे हेडलाइंस बनाते हुए, जब सियासतदान बोलते हैं तो बाज़ औक़ात उनके अल्फाज सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरा पैगाम होता है। और यही हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दरअसल इजरायली वज़ीर आज़म की टीमो कॉपी है, यानी कि सस्ती ऑनलाइन कॉपी है, चाइना वर्जन की कॉपी है। मोदी ने गुजरात का जो कसाई है वो बना फिर रहा है, उसने कश्मीर में भी इसी तरह के काम किए, जुल्म बरबियत की, और अब सिंध की तहजीब को रोंदने की ख्वाहिश रखता है। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। भारत ने कश्मीर में जो तब्दीलियां की वो इसराइल से मुतासिर होकर की, और ख़ास तौर पर आबादकारियों के मॉडल से। बिलावल का कहना था कि बदकिस्मती से भारत गलत मिसालों से मुतासिर हो रहा है और उसके खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है और उन्होंने दहशतगर्दी की, आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज पहले ही जब ये जंग का हुए थे क्लैश, तो तब क्या कहा था मोदी सरकार ने? उन्होंने कहा कि कभी भी दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते हैं। एक तरफ आप बात करते हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के इल्जामात भी लगाते हैं, बातें भी करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम चाहते हैं, हमेशा से हम की बात किया, बट समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली डज इंडिया वांट, इंडिया क्या चाहता है। लेकिन खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है वो देख सुन के समझ कर ही की होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक मुनफरद सा वाक़े के हवाले से मैं बात स्टोरी बताती हूँ कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक मुनफरद वाक़या पेश आया जिसे कहा जाता है द ग्रेट ईमो वॉर। और ये जंग तब छिड़ी जब मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 20,000 ईमो परिंदे किसानों की फसलों को तबाह करने लगे थे, और जिस पर हुकूमत ने फौजी मुदाखलत का भी फैसला किया। और फिर जब फौजी मुदाखलत हुई तो फौजी दस्ता मिशन गन्स और 10,000 गोलियों के साथ मैदान में उतरा, लेकिन ईमो परिंदे तेज रफ्तारी से मुंतशिर हो गए थे। और फिर उसके बाद हुआ कुछ ये कि वो हमलों से भी बच निकले। फौज ने ट्रक पर मशीन गन भी नस्ब करके ताकुब किया, लेकिन ना हमवार ज़मीन की वजह से ये कोशिश नाकाम भी हो गई थी। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि 986 ईमो परिंदे हलाक भी हुए, लेकिन फौजी मुहिम नाकाम रही और ईमो परिंदे अपनी जगह पर भी बरकरार रहे। और ये वाक़या ऑस्ट्रेलिया की तारीख का एक दिलचस्प और तंजिया बाब भी बन गया था, जिस पर 2019 में एक म्यूजिकल और 2023 में एक कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। क्या बात है जी। शतरमुर्गों के खिलाफ जंग भी किसी जमाने में हुई। इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि फौजियों ने एक भारी भरकम मशीन गन्स लेके, अपना तमाम तर असलहा लेके शतरमुर्गों के खिलाफ जंग की थी। और शतरमुर्ग क्योंकि वहां की फसलों को तबाह कर रहे थे, इस वजह से उनके खिलाफ जंग हुई थी। और ये क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान की बात की, मोदी बिलावल की बात की, तो एकदम से गजल ने कहा कि मैं जरा आपको एक ऐसी वॉर बताऊं जो कि शतरमुर्गों के दरमियान भी हुई थी। ख़वातीन नौज़ाद, आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा जमीन से निकलते हैं, खला की तरफ चलते हैं। कायनात की वसी तारीकियों से मुसलसल आने वाली गैर मामूली और पुरस्कार सिग्नल्स ने माहिरीन फल्कियात को हैरत में डाल दिया है। आपको मैं बताऊं कि अब सिग्नल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो खलाई मखलूक के सिग्नल्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे खला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मौजूद होती हैं वो आपको सिग्नल्स देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये खलाई मज़र अपनी नोयत में सिर्फ मुनफरिद है, बल्कि तफसीली मुशाहिदे के बाद मज़ीद उलझा हुआ और पुरस्कार भी है। ये सिग्नल्स जिनको एक ख़ास नाम दिया गया, एक फल्कियाती शय से मौसूल हो रहे हैं जो ज़मीन से तकरीबन 15,000 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। और ये हर 44 मिनट बाद 2 मिनट तक मुसलसल रेडियो की जो लहरें हैं और वो एक्सरे शुआएं खारिज करते हैं। और इन इशारों की पहली मरतबा निशानदेही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए की गई। और माहिरीन के मुताबिक इसका रवैया किसी भी जानी पहचानी खलाई शय से मुख्तलिफ है और ये मुमकिना तौर पर कायनात की किसी नई
नामालूम तबीयाती हकीकत की नुमाइंदगी कर सकता है। सो दैट इज मतलब कला से आपको सिग्नल्स मिलना, समथिंग बिग इज कुकिंग कि आपको इतने दूर से सिग्नल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं और कि ये वहाँ पे काफी कुछ हो रहा है। हैरानी की बात है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ ना कहीं कुछ खलाई मिल रहा है। मखलूक एग्जिस्ट कर रही है। एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है। मतलब जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि नहीं होता, कुछ भी नहीं है, तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं और ये बाकायदा अब शवाहिद मिल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी शवाहिद भी हमें मौसूल हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। आपको बताते हैं कि दुनिया में माहौल दोस्त तवानाई की कई मंसूबे आपने देखे होंगे यकीनी तौर पर, जिससे बहुत फायदा भी हुआ होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ चीन की, जहाँ पर चीन ने माहौल दोस्ती और कौमी पहचान को इस अंदाज में जोड़ा है कि देखने वाले भी दंग रह गए हैं। चीन ने सूबे शांशी के शहर में 250 एकड़ पर, आपको पता है वो शहर फैला हुआ है, और एक ऐसा सोलर फॉर्म तैयार किया है जो देखने में किसी आम फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक आप ये कहें कि बड़े पांडे की शक्ल का है। और ये खूबसूरत और मुनफरिद मंसूबा सिर्फ देखने में दिलकश नहीं, बल्कि ये 100 मेगावाट से ज़ायद साफ तवानाई पैदा करने की सलाहियत भी रखता है, और जो हज़ारों घरों को बिजली भी फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये मंसूबा जो है वो चीन की काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ते कदमों का भी एक हिस्सा है कि चीन मजीद तरक्की कर रहा है। और साथ ही माहौल से मुतालिक अगर बात करूँ तो तालीम हो गया, अवेयरनेस हो गई, वो भी पैदा कर रहा है लोगों में, नौजवान नस्ल में, और ये एक ज़बरदस्त सी मिसाल है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह चीन तरक्की कर रहा है गजल, मुझे ये लग रहा है कि दुनिया एक पैरामीटर पे जा रही है, एक रास्ते पे जा रही है, और चीन बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया पे एक राज कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, अपनी इनोवेशंस को लेके, अपनी टेक्नोलॉजी को लेके, अपने जहाजों को लेके, हर चीज को लेके। सो ये उनकी भी का एक, लेकिन पाकिस्तान चीन का बिरादर मुल्क है और चीन हमें साथ लेके चलता है। वो हम क्या कहते हैं, बड़े ट्रक के पीछे जब की बत्ती के पीछे लगा होता है ना छोटी सी गाड़ी भी, तो वो कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंच जाती है। तो हम बड़े ट्रक के पीछे लगे हुए, हमें सिर्फ तसल्ली ये है, काम हमने कुछ नहीं करना, बने हुए हम चौधरी हैं कि जो करेगा वही करेगा, एंड पे हमें दे देगा यार, चलो ठीक है। तो आपको पता है कुछ ना कुछ पॉसिबल हो ही जाता है जब इंसान ऐसी सोबत में रहता है। बिल्कुल ऐसी है। हम उसकी सोबत में कुछ ना कुछ अल्लाह करे कि चीन की सोबत में रह के हम सारे काम वो कर लें जो चीनी कर रहे हैं। खबरदार नौजाद आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि चूना किस तरह लगाया जाता है। चूने से मुराद ये है कि धोखा किस तरह दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। लंदन की एक एआई कंपनी है जिसका नाम है builders.ai। उन्होंने दावा किया था कि वो एप्स खुदकार तरीके से बना रहे, लेकिन असल में वो ये खुदकार तरीके से नहीं बना रहे थे। ये काम 700 से ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स बैक एंड पे कर रहे थे, और कंपनी ने 8 साल तक एआई का झूठा दावा किया। और बहुत बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत रिप्यूटेड इदारा है, उनसे उन्होंने $455 मिलियन की सरमायाकारी भी करवाई। और बात यहां तक नहीं, बल्कि इस कंपनी की मालियत $1.5 बिलियन हो गई थी, मगर हकीकत सामने आते ही सब कुछ खत्म हो गया। और मई 2025 में धोखा बेनकाब होने पर कंपनी दिवालिया होने का उसको ऐलान करना पड़ा। और ये वाकया एआई पर अंधा एतमाद करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल जी, जहां पर एआई के फायदे हैं वहां पर नुकसानात भी हैं, और जो नुकसान है उसमें से एक बहुत बड़ा नुकसान हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो इतना भी आपने डिपेंड नहीं करना है एआई पर, थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको खबर बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहाँ पे जहाज में सिर्फ खड़े होकर सफर करने का तस्वुर शायद आपको अजीब लगे। मतलब अब जहाज में भी बंदा बस की तरह जाएगा, आप पकड़ ये के डटके लग रहे हैं। जी हाँ एग्जैक्टली, जब सीटें नहीं होंगी तो आपने ऐसे ही खड़े होना है। मगर अब ये हकीकत बनता जा रहा है। मतलब यहाँ से यार जो बंदा अमेरिका जाएगा, पहले मुझे बताएं, वो 18-20 घंटे की फ्लाइट पे तो इस तरह खड़े होकर जाएगा। अगर उसको सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो खड़ा होकर जाएगा। बिल्कुल बसों वाला हिसाब होगा। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो जी 2026 तक एयरलाइंस आप ये कहें कि स्टैंडिंग या वर्टिकल सीट्स मुतारिफ करवा सकती हैं ताकि फजाई सफर मजीद सस्ता किया जा सके। तो ये सफर सस्ता करने के हवाले से है कि आप खड़े होकर जा सकते हैं। खड़े होंगे तो सफर तो सस्ता ही होगा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मुफ्त सफर होना चाहिए। ये सीटें आम नशिस्तों जैसे नहीं होंगी, बल्कि ऐसी होंगी जिन पर मुसाफिर सिर्फ टेक लगा सकेंगे अगर थक गए तो, या हल्का सा आप ये कहें कि बैठ सकेंगे। लेकिन एयरबस ने ये आइडिया पहली बार 2003 में पेश किया था, और अब इसकी आप ये कहें कि इटली की एक कंपनी है, उसने इसको स्काई राइडर 3.0 नामी जदीद वर्टिकल सीट्स बना ली हैं जो सिर्फ 23 इंच जगह लेती हैं। यानी कि अब ज्यादा मुसाफिर होंगे, कम जगह और कम कीमत होगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कम आराम भी होगा।
बिल्कुल ऐसे ही। ये कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है एवियो इंटीरियर्स के नाम से, और जिसने उसका पूरा वर्जन भी बताया स्काई राइडर्स। ये शायद लॉन्च करेंगे। और देखिए, जो मैंने गजल से सवाल किया था वो वैसे ही किया था। आप अगर अमेरिका के सफर में जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह की सीट्स नहीं मिलेंगी जहां पे आपको 12-13 घंटे की राइड लेनी है। आपको लेट सपोज यहाँ से कराची जाना है तो 2 घंटे में आप कराची पहुंच जाते हैं। सो आप 2 घंटे तो खड़े हो सकते हैं, कहीं भी इजीली खड़े हो सकते हैं। हल्की फुल्की यहाँ पर टेक लगाइए, क्योंकि कराची के जहाज का तो ये होता है कि जहाज ने इधर से टेक ऑफ किया, वहां से थोड़ी देर में वो उतर जाता है नीचे, कराची की आप फिजा में पहुंच जाते हैं, फिजाई हुदूद में पहुंच जाते हैं। सो इस तरह की जो शॉर्ट डेस्टिनेशंस होंगी वहां पे इसको मेरा ख्याल है कि अप्लाई करना ज्यादा अप्लाई करना तो सस्ता हो जाएगा ना सफर। बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की भी यूनिफॉर्म को तब्दील करने का फैसला किया गया। अच्छा। आईजी पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी तब्दील करने की गुजारिशात वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा मुमकिना नई यूनिफॉर्म का अक्स भी मंजर आम पर आ गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मौसमियाती हालात को मद्देनजर रखते हुए नई यूनिफॉर्म के लिए खाकी रंग तजवीज़ किया गया है। और सन 2006 में ट्रैफिक पुलिस के असर नौ तश्कील के बाद यूनिफॉर्म तब्दील नहीं किया गया था, जबकि पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म 2017 में तब्दील किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये यूनिफॉर्म तब्दील होगा। और अब देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म तब्दील होगा, खाकी कलर वो जो याद है बचपन में हम खाकी कलर तो ज्यादा धूप नहीं खींचता, ये वाला कलर ठीक नहीं था, ब्लू। आई थिंक सो ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी था, लेकिन खाकी कलर तो वो पंजाब पुलिस की पुरानी वर्दी थी, येलो उनकी होती थी, पैंट होती थी और ब्लैक उनकी शर्ट होती थी। वो अगर शर्ट की जगह कुछ और दे तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने वर्दी के ये सब कुछ फैसला सोच समझ के हमसे बेहतर सोच सकते हैं ना वो। आप समझ रहे हैं जो सोच सकते हैं तो वही सोच सकते हैं, बाकी तो हम तो सोच ही नहीं सकते मैडम। नहीं बिल्कुल नहीं। तो जी ये हमारा सोशल स्टोरीज का सेगमेंट था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।